देखो हमने फर्स्ट क्लाउड कॉन्सेप्ट किया था। उसके बाद देखो एज्यूर कोर सर्विसेज के बारे में जाना। आज हम जो करेंगे सिक्योरिटी, प्रिवेसी, कंप्लायंस एंड ट्रस्ट और एज्यूर प्राइसिंग। ठीक है, इन दोनों पे फोकस करेंगे। देखो उसमें कुछ जो सर्विसेज हैं जो कॉमनली यूज में आती है, जिनकी हमने लास्ट टाइम बात भी की थी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो हमारी जो कुछ नेटवर्किंग सर्विसेज है जिनका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इसमें, तो उसमें देखो क्या है, एक है एज्यूर फ्रंट डोर। फ्रंट डोर जो सर्विस है, इसके अंदर देखो तो नेटवर्किंग की जितनी भी सारी चीज़ें हैं, जैसे फायरवॉल हो गया आपका, ठीक है, आपका जो इसमें सबनेट्स बनते हैं उन्हें कहते हैं वी नेट वगैरह। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जो मशीन्स बनती हैं उनको आप क्या है स्केल कर सकते हैं, यानी कि कभी भी आप बढ़ा सकते हो उसको। ठीक है, अपने नेटवर्क को। और ये एक इसमें एक सर्विस दी गई है एज्यूर फ्रंट डोर, जिसके थ्रू क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो वेब एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं उसको फास्टर तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एज्यूर फ्रंट डोर जो है सर्विसेज दी गई है। ठीक है, ये एप्लीकेशन को स्केल करने के लिए, यानी कि रैपिड डेवलपमेंट ऑफ वेब एप्लीकेशंस। ठीक है, ये उसके लिए यूज होती है। इसके बाद देखो हमारे पास है एज्यूर एक्सप्रेस रूट। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जब कनेक्शंस बनाते हैं, हमारे पास बहुत सारे कनेक्शंस बनते हैं, वर्चुअल नेटवर्क, तो वीनेट कहते हैं उसको। ठीक है, अब कनेक्शंस जो होते हैं हमारे पास, इनकी जो स्पीड होती है वो 50 एमबीपीएस से 10 एमबीपीएस तक हो सकती है। तो हमारे पास क्या है कि जैसे अगर कोई क्लाइंट है और वो क्या है किसी ऐसे एंड पे बैठा है जहाँ पे जो स्पीड है वो कम आ रही है, जैसे मान के चलते हैं 1 एमबीपीएस, 2 एमबीपीएस, 3 एमबीपीएस पे बैठा है वो। ठीक है, तो कम से कम जो है हमारे पास 1 एमबीपीएस तक का लिंक होगा तो वो हमारी वेबसाइट एक्सेस कर पाएगा क्लाउड सर्विसेज की। उसके बाद क्या है कि अब हमारा जो काम है, अब जैसे एक बार उसने लॉग इन कर लिया, तो अब ये क्या करता है, एज्यूर एक्सप्रेस रूट क्या करता है, अपनी बैंडविड्थ जो है यूटिलाइज करता है, ना कि जो करंट सिस्टम की जो बैंडविड्थ है उसको यूज करता है। जैसे अब आपने कहा मेरा लैपटॉप इतना फास्ट नहीं है, ठीक है, और आप जो है एज्यूर सर्विसेज को यूज करना चाहते हैं, तो क्या है कि आपके पास मिनिमम जो है हार्डवेयर वो तो अवेलेबल है, लेकिन अब क्या करोगे, आप उसके रिसोर्सेज को यूज करेंगे, यानी कि वो क्या करता है, हमारी बैंडविड्थ यूज ना करके अपनी बैंडविड्थ यूज करता है किसी भी रिसोर्स को यूज करने के लिए। ठीक है, तो एक्सप्रेस रूट सर्विस यही सर्विसेज है जो आपको क्या करती है, ये क्लाउड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, जिसके थ्रू जो भी आप एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे हो या बना रहे हो या कोई वर्चुअल मशीन्स पे काम कर रहे हो, उसकी जो स्पीड है वो मेंटेन रहे। ठीक है, तो ये एक्सप्रेस रूट सर्विस क्या करती है, अलग अलग वैन कनेक्शंस को यूज करके आपको एक बेटर स्पीड प्रोवाइड करती है। आप चाहे किसी भी लोकेशन में कनेक्ट हो, ठीक है, तो आपके जो डेटा सेंटर है जिससे आप कनेक्ट हो नियरेस्ट, वहां से क्या करेगी, एक्सप्रेस रूट बना देगी आपके नेटवर्क तक, और जिससे कि क्या है कि आप जो कनेक्शन यूज करें वो आपका बेटर चल पाए, यानी कि उसमें लेक नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो स्पीड है वो एक्सप्रेस स्पीड होनी चाहिए, फास्ट। तो वो चीज आपको प्रोवाइड करता है ये। ठीक है ना। वर्चुअल वैन, वर्चुअल वैन जो है आपका, ये भी नेटवर्किंग सर्विसेज का पार्ट है आपका। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटी है दैट हैव बीन, देखो ये कह रहा है कि नेटवर्किंग सर्विसेज दैट ब्रिंग्स मैनी नेटवर्किंग, सिक्योरिटी एंड राउटिंग फंक्शनैलिटी टुगेदर टू प्रोवाइड ए सिंगल ऑपरेशनल इंटरफेस। यानी कि आपको क्या करेगा, एक वैन इंटरफेस प्रोवाइड करेगा जो पब्लिक एड्रेस आपको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, उस पब्लिक एड्रेस को ही इस तरीके से रूट करेगा आपके नेटवर्क पे, जिससे कि क्या है, जो आप कनेक्शन क्रिएट कर रहे हो अपने एंड से, ठीक है, और आपके डेटा सेंटर के एंड से, वो स्मूथ चल पाए। तो ये क्या करते हैं वर्चुअल वैन, यानी कि क्या करेगा, जो पब्लिक एड्रेस क्रिएट करता है वहाँ पे पब्लिक आईपी, वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, पूल में से उठाता है, उनके पास एक पूल होता है बहुत बड़ा। ठीक है, वहां से पूल में से उठाएगा आईपी और आपको प्रोवाइड कर देगा जब आप करंट वर्चुअल मशीन पे काम करोगे। ठीक है, या कोई एप्लीकेशंस पे काम करोगे, तो वो क्या करेगा, पूल से उठा के आईपी दे देगा। एक वो वर्चुअल आईपी होता है।
ठीक है, लेकिन वो वहां से पुल से उठ के आपके पास आता है और उसके बाद जो है वो काम करता है। ठीक है, तो ये एक सर्विस है, ये वर्चुअल वैन वाली, जो आपको प्रोवाइड होती है। यानी कि डायनेमिकली आईपी प्रोवाइड करता है। अगर आप चाहे तो स्टैटिक भी ले सकते हैं। स्टैटिक जो है वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। ठीक है, इसके बाद है एज्यूर कनेक्शन। इसमें देखो आप वीपीएन कनेक्शन भी सेटअप कर सकते हो। कहने का मतलब जैसे आप यहाँ पे बैठे हो और आप ये चाहते हो कि भाई मेरा कोई सिस्टम है, वहां से मैं डायरेक्टली एज्यूर पोर्टल को एक्सेस करूँ। ठीक है, और वहां से क्या है वीपीएन कनेक्शन बना लूँ, तो ऑन प्रीमाइसेस जो भी चल रहा होगा वो और क्लाउड, इन दोनों के बीच में क्या है एक सिक्योर कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखो दो चीजें हैं, या तो आप वीपीएन गेटवे यूज करोगे। वीपीएन गेटवे सर्विस जो होती है वन टाइम एस्टेब्लिश होगी, उसका आपको चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन एज्यूरे कनेक्शन क्या करता है, आईपी सैक के ऊपर वर्चुअली क्या करता है, वे बना देता है, जिसे हम कहते हैं वीपीएन सर्विसेज। ठीक है, तो वीपीएन गेटवे एक अलग सर्विस है जो नेक्स्ट पार्ट है इसका। ये क्या करता है, साइड टू साइड वीपीएन बनाता है। तो ये क्या करता है, आपके एंड से और दूसरे एंड पे एक टनल बना देगा, और टनल के थ्रू ही आपकी सर्विसेज को राउट करेगा। ठीक है, तो इन दोनों में यही फर्क है, ये आईपी सेक के थ्रू होता है और ये आपका जो होता है ये डायरेक्ट वीपीएन गेटवे यूज करता है। हालांकि इसमें भी आप अ, आईपी सेक वगैरह यूज कर सकते हो, अलग अलग प्रोटोकॉल है ये भी। तो इसमें बना बनाया इसमें आपको कुछ तो करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइड करेगा। अच्छा, अच्छा। दो चीजें होती थी हमारे टाइम पे वीपीएन में। एक, आप क्लाइंट डायल करता था दिल्ली में अपनी कंपनी को, हम्म क्लाइंट वन लैपटॉप, हम्म। वो एक टाइप का कनेक्शन होता था। और वो तो दूसरा, वो तो हो गया रिमोट, रिमोट एक्सेस वीपीएन कहते हैं उसे। तो इसमें से वो कौन सा, एज़ूर कनेक्शन या नीचे वाला? इसमें तो देखो, इसमें तो आपका ये चलेगा, देखो साइट टू साइट। ये तो बाय डिफॉल्ट एजूरे कनेक्शन जो होता है ये आईपी सेक के ऊपर आपको एक्सेस कराता है। मतलब वो एक लोकल ये एरिया नेटवर्क एक्सेस हो रहा है, पर ये पूरा आईपी सेक के थ्रू इनक्रिप्टेड है। इसे कह सकते हो आप रिमोट एक्सेस भी, इसको वाले को, वन वाले को, फर्स्ट वाले। ऊपर वाले को। हाँ, क्योंकि और यहाँ से, नीचे वाला ब्रांच ऑफिस टाइप का होगा, हाँ ये होता है दो ब्रांचेस को कनेक्ट प्रेमिसेस और करने के लिए। क्लाउड में, प्रेमिसेस और क्लाउड में कनेक्ट करने के लिए। हाँ देखो, वीपीएन गेटवे क्या है, ये सर्विस है, आप क्या है इसको कहीं पे भी बैठ के एक्सेस कर सकते हो। देखो इसमें वीपीएन हम्म, कनेक्शन बनाने का ये फायदा होता है ना, जैसे मान के चलते हैं भाई आपका एक एसक्यूएल सर्वर चल रहा है ऑन प्रीमाइसेस। ठीक है, हम्म, अब क्या है सारा काम जो डेवलपमेंट का काम है यहीं से आप अपने उससे करते हो, लैपटॉप से करते हो। अब क्या है कि आपका हम्म। एक क्लाइंट कहीं और बैठा है, किसी और साइट पर बैठा है, और वो भी आपका एसक्यूएल सर्वर यूज करता है। ठीक है, तो क्या होगा, आपने ऑन प्रीमाइसेस जो एसक्यूएल सर्वर है उसको क्लाउड से कनेक्ट कर दिया आपने। ठीक है, अब क्या होगा, जो आपका क्लाइंट है वो आपके सर्वर को डायल करेगा और कनेक्ट हो जाएगा। तो उसका ये फायदा होगा कि यहाँ से वो आपके लैपटॉप से, मतलब कुछ भी डेटा जब इंसर्ट करेगा वो क्लाउड पे जाता रहेगा और क्लाउड से डायरेक्ट उसके कंप्यूटर पे आता रहेगा। तो दोनों के बीच में एक टनल बन जाएगी। ठीक है, तो ये वीपीएन ठीक। गेटवे के थ्रू होगा। तो आपको बस वीपीएन गेटवे सर्विस इंस्टॉल करनी होगी क्लाउड के ऊपर, वो दोनों एंड पे कनेक्शन बना देगा, इस वाले सिस्टम को और उस वाले सिस्टम को, जो क्लाइंट का है आप और आपका, दोनों के बीच में बना देगा वो। ये साइड टू साइड हो जाएगी आपकी। मतलब ये मान के चलिए कि जो आपका क्लाइंट है वो भी एक ऑफिस हो गया, और आप जो काम कर रहे हैं वो भी एक ऑफिस हो गया। तो दोनों ऑफिसेस के बीच में एक वीपीएन गेटवे लगा है जो दोनों को कनेक्ट करा रहा है आपस में वर्चुअली। तो आपको कोई रिसोर्स यूज नहीं करने पड़ रहे अपने। नहीं तो आपको दोनों एंड पे राउटर लगाने पड़ते हैं, उनके बीच में वीपीएन सेटअप करना पड़ता, साइड टू साइड, तब वो काम चलता। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि आपने क्या क्लाउड का ही वीपीएन गेटवे उठाया और दोनों को कनेक्ट कर दिया, तो दोनों साइट आपकी कनेक्ट होगी। तो यहाँ से जो भी आपका एसक्यूएल का डेटा है वो दूसरी जगह एक्सेस हो जाए डायरेक्टली, फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है आपको। तो वो चीज़ है। तो ये सब नेटवर्किंग सर्विसेज के अंदर आता है। ठीक है, एक इसमें आपका होता है ट्रैफिक मैनेजर। देखो ट्रैफिक जो होता है वो सही तरीके से काम करे,
तो ट्रैफिक बेसिकली क्या है, ये राउटिंग सर्विस पे काम करता है। अब देखो, जैसे आपने राउटिंग सुना होगा, राउटिंग क्या होता है? राउटिंग क्या है कि एक राउटर लगा है और उसके बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएट राउटर लगे हैं। अब किसी सोर्स से किसी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए आपको मल्टीपल पाथ मिल रहे हैं, तो आप कोई एक पाथ सेलेक्ट करके, जो बेस्ट पाथ होगा उसको सेलेक्ट करके जाओगे, तो उसे हम कहते हैं राउटिंग। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि हमारे पास देखो, एक यहाँ पे एक सर्विस दी है इन्होंने, ट्रैफिक मैनेजर। ये ट्रैफिक मैनेजर क्या करेगा, ये देखेगा कि किस रूट पे ट्रैफिक कम है और क्विकली हम पहुंच सकते हैं। ठीक है। तो उस रूट से ही आपको क्या करेगा, राउट कराएगा। ठीक है। अब जैसे आपने कोई यहाँ पे देखो नाम डाल दिया, एग्जाम प्रो डाल दिया, कुछ भी डाल दिया। ठीक है। अब क्या हो रहा है, देखो इसने यहाँ पे एक डिफॉल्ट साइट बना रखी है, ट्रैफिक मैनेजर डॉट नेट। ये देखो, यानी कि ये इसका सब डोमेन बन गया। अब इस डोमेन का जो भी आईपी वगैरह होगा, या जो भी आईपी क्रिएट होगा, उसको ये एक्सेस कराएगा पर्टिकुलर नेटवर्क से, मतलब जहाँ पे आपको इसको एक्सेस करना है। ठीक है। तो देखो क्या होता है, ये देखो, रूट ट्रैफिक टू सर्वर्स द जियोग्राफिकली नियर बाय द रिड्यूस लेटेंसी। अब ये क्या करता है, आपको यहाँ पे देखो, राउटिंग मेथड कोई भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। ठीक है। कोई भी राउटिंग मेथड आपने यूज किया, अब ये क्या करेगा, इसके हिसाब से आपको जो ट्रैफिक है, जो इसके ऊपर आएगा ट्रैफिक, या जिस सोर्स से भी ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है, उसको देखेगा भी नियरेस्ट जो सोर्स है आपका, भाई ये जो वेबसाइट आपकी आ रही है, ये किस जगह पे होस्ट है, किस वेब सर्वर पे होस्ट है, उसके नियरेस्ट जो सर्वर होगा उसी से ये कनेक्ट करवाएगा आपको। ठीक है। क्योंकि ये क्या करेगा, जियोग्राफिकली लोकेशन देख लेगा, ट्रैफिक मैनेजर देख लेगा, और आपकी जो कम से कम बैंडविड्थ है उसको यूटिलाइज करके आपको कनेक्ट कराएगा। दूसरा, इसमें फेल ओवर का भी ध्यान रखता है। ठीक है। और जो आपकी जो वीएम्स है वो डाउन ना हो, इसलिए यहाँ पे देखो, ये दो वीएम है। अभी पहला जो लोड है वो इसके ऊपर जा रहा है 80%, और 20% इसके ऊपर जा रहा है। तो जो भी ट्रैफिक आएगा, अब ये देखो सबसे पहले इसके पास भेजेगा। ठीक है। अगर ये मान के चलते हैं, ये जो क्या कहते हैं, वेब सर्वर है या जो भी है, ठीक है, जो भी आपने मशीन बना रखा, साइट बना रखी है, कोई भी होस्ट कर रखा है इस चीज़ पे। अब क्या है कि जो यूज़र हैं इस पे कनेक्ट हो रहे हैं बहुत सारे यूज़र्स। अब ये देख लेगा इस पे लोड ज़्यादा बढ़ रहा है, तो क्या करेगा, कुछ ट्रैफिक को इधर भेज देगा। तो क्या होगा, एक ही सर्वर जो है वो ओवर क्राउडेड नहीं होगा। इससे क्या होगा, लोड बैलेंसिंग भी हो पाएगी आपकी। तो ये ट्रैफिक को एक तरीके से राउट करने का और मैनेज करने का एक तरीका है। ठीक है। जो ये ट्रैफिक मैनेजर ये देखता है। ठीक है। समझ में आया? हेलो? जी जी, मैंने माइक म्यूट रखा अच्छा हुआ है अच्छा। ताकि आवाज बैकग्राउंड की ना ठीक है ठीक आए। है। जी। तो कुल तो मिला के इसमें क्या कोई भी करेगा ये? सर्वर, हाँ, ये करेक्ट राउटिंग कोई मेथड भी यहाँ से सर्वर चूज सेलेक्ट, करेगा। जी, बोलिए बोलिए। कोई भी सर्वर हो सकता है, डीएनएस भी हो सकता है, एडी भी हो सकता है, एसक्यूएल वेब सर्वर, किसी के लिए भी ये यूज हो सकता है। किसी चीज के लिए भी यूज हो सकता है। ओके। एक इसमें होता है एज्यूर डीएनएस। डीएनएस का आपको पता ही है। देखो, डीएनएस हमारा करता क्या है, डीएनएस नेम रिजॉल्व का काम करता है। होस्ट नेम टू आईपी, आईपी टू होस्ट नेम करता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कुछ हमारे जो डोमेन होते हैं वो इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है। आपने कोई भी डोमेन परचेज किया है तो वो इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है। ठीक है। तो अब क्या होते हैं, उसके जब तक हमारे पास यहाँ पे रिकॉर्ड अपडेट नहीं होंगे तब तक हम उसे एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है, एज्यूर डीएनएस आपके जो डोमेन्स है उनको मेंटेन करने का काम करता है। अलाउ यू टू होस्ट योर डोमेन्स नेम ऑन एज्यूर। कितने भी आप डोमेन्स यहाँ पे क्या कर सकते हैं, होस्ट करके रख सकते हो। ठीक है। और उनके यहाँ पे आप रिकॉर्ड बना सकते हो। तो जिनके आप यहाँ पे पब्लिक रिकॉर्ड बना दोगे, ठीक है, वो आपका इंटरनेट के थ्रू एक्सेस हो पाएगा। ठीक है। जैसे कि मान के चलते कोई आपने एक वेब सर्वर बनाया और उस पे एक वेबसाइट होस्ट कर दी, और वो आपने पब्लिकली परचेज कर रखी है वेबसाइट, तो अब वो बोलेगा डीएनएस में एंट्री करो तभी ये क्या होगी, बाहर से एक्सेस होगी। ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे आप रिकॉर्ड ऐड कर सकते हो। ये वेबसाइट का नाम हो गया,
और उसका ए रिकॉर्ड यहाँ पे आपने ऐड कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन चूज करना है, अगर पेड का है तो पेड वाला लेना, नहीं तो आप नॉर्मल सब्सक्रिप्शन जो भी आपका चल रहा है वो यूज करोगे। ठीक है, अपने रिसोर्स का नाम लिखोगे, ये आपको पॉइंट कर देगा। ठीक है, आपका जो ये रिकॉर्ड है ये पॉइंट हो जाएगा इंटरनेट के थ्रू, यानी कि डीएनएस पे पॉइंट करेगा ये, जिससे कि कोई भी इसे एक्सेस कर पाए ओवर द इंटरनेट। तो ये इसके लिए काम करता है, यानी कि इंटरनेट पे ही आपका जो डीएनएस सर्वर है उसकी सर्विसेज आपको दी जा रही है। ठीक है, एक तो आप लोकल डीएनएस बनाने हैं। ठीक है, अब लोकल डीएनएस की भी एंट्री आपको करनी पड़ती है आउटसाइड में, तो उसके लिए ये बेसिकली, या जैसे आपने एक्सचेंज सर्वर लगा दिया कोई। ठीक है, अब एक्सचेंज सर्वर बाहर से आपको एक्सेस करना है, राउट करना है, तो उसकी भी एंट्री कर सकते हो आप एमएक्स रिकॉर्ड में। तो अलग अलग टाइप के रिकॉर्ड यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। ठीक है, और ये होगा अजूर के अंदर एज, ऑप्शन, हाँ एज्योर में, क्लाउड में क्लाउड के वहां ऊपर पर है। आप करें। हाँ, ठीक। इसी तरह देखो नेटवर्किंग के अंदर एक है लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर जो होता है वैसे लेयर 4 पे काम कर रहा है आपका, ट्रांसपोर्ट लेयर पे, लेकिन यहाँ पे आपको ये सर्विस दी गई है, और इस सर्विस के थ्रू आप क्या कर सकते हो, जो भी रिक्वेस्ट आ रही है, आपने लोड बैलेंसर परचेज कर लिया, यहाँ पे इसकी सर्विस परचेज कर ली। अब लोड बैलेंसर के थ्रू आपने जितने सर्वर हैं उन सबको आप क्या कर सकते हो, इसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हो, यानी कि आपको अब अपना खुद का लोड बैलेंसर लगाने की जरूरत नहीं है, जो भी इनकमिंग ट्रैफिक है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा और लोड को बैलेंस करेगा। तो जितने भी आपके सर्वर लगे हुए हैं इनको क्या करेगा, बैलेंस करेगा, इनमें जो लोड है वो बैलेंस करेगा। ठीक है, जो भी ट्रैफिक आ रहा है वो इस पे आएगा लोड बैलेंसर पे, और फिर ये क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। यू कैन क्रिएट पब्लिक लोड बैलेंसर और इंटरनल या प्राइवेट लोड बैलेंसर। देखो प्राइवेट लोड बैलेंसर प्राइवेट आईपी के लिए यूज होगा, और पब्लिक लोड बैलेंसर पब्लिक आईपी के लिए यूज होगा। ठीक है, तो दो तरह के आप आईपी देखेंगे यहाँ पे। एक तो आप देखेंगे 10 सीरीज के आएंगे, तो वो होंगे आपके इंटरनल या प्राइवेट आईपी, और जो आपके डिफरेंट सीरीज के होंगे इसके अलावा, ठीक है, वो होंगे पब्लिक आईपी एड्रेस। तो मशीन को दो आईपी एड्रेस मिलते हैं यहाँ पे। जो इंटरनल मशीन के अंदर जो दिखाई दे रहा है वो तो प्राइवेट हो गया, और जो आप एज्योर पोर्टल पे मशीन की सेटिंग में देखोगे वो पब्लिक दिखाई देगा। तो उसके लिए ये बैलेंस करने के लिए, तो ये भी सर्विस आप यूज कर सकते हो। इसके बाद देखो स्किल सेट एक ऐसी सर्विस है जिसके थ्रू क्या है, ऑटोमेटिकली क्या है, आप अपने सर्वर के रिसोर्सेज को या तो बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा रिसोर्सेज उसमें डाल सकते हो, या तो मैन्युअली डालोगे या फिर क्या करोगे, जैसे आप उस पर लोड बढ़ता है तो आप वहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि भाई अगर लोड बढ़ जाए तो क्या करे, ये दूसरे पे शिफ्ट कर दे इस लोड को, या फिर क्या कर दे, हमारी वीएम्स की संख्या बढ़ा दे। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सर्वर्स आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, उसी को स्किल सेट कहा गया है। इसके अलावा कुछ आपके पास प्रीव्यू पोर्टल होता है, यानी कि कहने का मतलब कुछ सर्विसेज जो नई नई रिलीज हो रही हैं वो प्रीव्यू या बीटा वर्जन में रिलीज होती है, उनको आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो और यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये सर्विस बीटा होती है, यानी कि इस मतलब टेस्टिंग अभी इसकी चल रही होती है, तो इसलिए बीटा या प्रीव्यू कहते हैं इसको, और रिलीज से पहले यहाँ पे शो कर देता है वो। ठीक है, इसके अलावा देखो आप यहाँ पे पावर शेल भी यूज कर सकते हो। पावर शेल स्क्रिप्टिंग या कमांड लाइन के लिए यूज होता है। इसमें क्या है कि भाई जैसे कि आप कोई प्रोग्राम बना रहे हो डॉट नेट फ्रेमवर्क पे, ठीक है, या कोई आपकी वेब एप्लीकेशन वगैरह चल रही है, ठीक है, तो उसको आप यूज कर सकते हो सीएलआई मोड से ही। तो सीएलआई मोड पे ही आप उसके कोड को एग्जीक्यूट करके रन कर सकते हो, इसके लिए सर्विस दी गई है। कोई भी आप एप्लीकेशन लिखोगे उसका नाम लिखोगे और यहाँ पे डॉट कोड लिखोगे, एंटर करोगे तो वो उसकी कोडिंग खुल जाएगी, फिर उसमें आप काम कर सकते हो। तो ये इसका पावर शेल होता है जिसपे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सपोर्ट होता है। ये देखो ये सब आप यहाँ पे देखो डॉस जैसा इंटरफेस आपको पीएस लिखा आ रहा है, यानी कि पावर शेल है ये आपका। डीआईआर की आपने ये सारी चीजें दिख रही हैं, इसके अंदर क्या क्या सर्विसेज चल रही हैं। फिर आप इसके अंदर विजुअल स्टूडियो का जो कोड है आपका, उसको एडिटर इसके अंदर मिलता है आपको।
तो इसमें जो भी आप पैकेज वगैरह रन करना चाहते हो वो रन कर सकते हो, और यहाँ पे आप डायरेक्ट कोडिंग कर सकते हो। ठीक है, आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ेगी, किस लैंग्वेज में आपको प्रोग्राम बनाना है। प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना पड़ेगा, विंडोज, लिनक्स या मैक, किस प्लेटफॉर्म पे आपको यूज करना है। तो ये एडिटर मिलता है, इस पे आप काम कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको क्लाउड शेल भी मिलता है, तो आप क्लाउड शेल को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो, और उसके थ्रू आप अपने जो, जैसे कंटेनर वगैरह यूज करने हैं आपको, कंटेनर यूज कर सकते हो, रिपोजिटरी यूज कर सकते हो, या एप्लीकेशन को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब आपको बताएगा। देखो ये कोड एडिटिंग डिफाइन, यानी कि यहाँ पे ये देखो अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, पाइथन हो गया, ठीक है, सी सी प्लस प्लस है, सारी लैंग्वेज आ रही है। अब किस लैंग्वेज को आपको यहाँ पे यूज करना है, ठीक है, तो उसी लैंग्वेज पे आप क्लिक कर दोगे, यहाँ पे उसी लैंग्वेज का जो एडिटर है वो आपका डाउनलोड होके रन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप प्लेटफॉर्म चूज करना पड़ेगा आपको, लिनक्स पे करना है, विंडोज पे या मैक पे। ये एडिटर है, ये भी इसका एडिटर है आपका, विजुअल स्टूडियो कोड यहाँ पे लिखा जा रहा है। ठीक है, क्लाउड शेल जो है वो ब्राउजर बेस्ड शेल होता है, यानी कि डायरेक्ट एक्सेस हो जाता है आपको। ये देखो, ये क्लाउड शेल है, जो पूरा पीछे भी दिखाया था, ये क्लाउड शेल है। पी एस एज्यूरो लिखा आ रहा है, यहाँ से डायरेक्ट आप एक्सेस कर सकते हो क्लिक करके। ये एज्यूरो सी एल आई है। सी एल आई और क्लाउड शेल दोनों दिखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन शेल जो होता है उसमें बिन बैश लिखा होता है, ये पहचान है, हैश लिखा होगा, स्लैश बिन स्लैश बैश, इस तरह से, यानी कि लिनक्स प्लेटफॉर्म पे ये काम करता है। फिर यहाँ पे आप देखो, अब ये सारा लैब का पार्ट होगा, तो मैं इसको आपको बताऊंगा अभी क्रिएट करके सारा। जैसे रिसोर्स ग्रुप आप यहाँ पे बना सकते हो, जैसे कोई भी आप यहाँ पे वर्चुअल मशीन बना रहे हो, या फिर कोई आपने कंटेनर बनाया या फंक्शन बनाया, या फिर आप वेब एप्लीकेशन लॉन्च करना चाहते हो, तो वो सब करने से पहले आपको एक ग्रुप बनाना पड़ेगा जिसे कहते हैं रिसोर्स ग्रुप। रिसोर्स ग्रुप इज जस्ट लाइक एन कंटेनर। ठीक है, आपके रिसोर्सेज वहां पे रहते हैं। ठीक है, यानी कि एक रिसोर्स ग्रुप बनाओगे और जो भी आप काम करोगे उस रिसोर्स ग्रुप के अंदर ही करोगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे एक रिसोर्स ग्रुप बना लोगे। ठीक है, अब जैसे कोई आपने वीएम बनाई, तो वो पूछेगा रिसोर्स ग्रुप का नाम, तो आप ऑटोमेटिकली एग्जिस्टिंग रिसोर्स ग्रुप को चूज करके उसके अंदर काम कर लोगे। तो इसलिए यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप एक कंटेनर बनता है पहले, जिसे रिसोर्स ग्रुप कहते हैं। उसी के अंदर सारे आप एप्लीकेशन, वीएम्स, कुछ भी चला सकते हो, और रिसोर्स ग्रुप एक बनाना ही पड़ता अच्छा। है आपको सबसे पहले। अच्छा, मेरा एक सवाल है। हम्म। आवाज आ रही है? ठीक। जैसे ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट भी एक कंटेनर होता है, हम्म। और उसके अंदर हम फर्दर ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट बना सकते हैं, ये मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ रहा हूँ। हम्म। और यूजर ग्रुप भी उसमें हम डाल सकते हैं, और कंप्यूटर भी उसी में डाल सकते हैं, क्योंकि वो एक कंटेनर है। हम्म। इसी तरह ये रिसोर्स ग्रुप के अंदर हम क्या क्या चीजें डाल सकते हैं अगर ये एक कंटेनर है? देखो क्या होता है, ये एक ग्रुप है, रिसोर्स ग्रुप। रिसोर्स ग्रुप का मतलब है कि भाई आपने कहा कि भाई एक हमारे पास क्या कहते हैं, आपका एक पोर्टल है, और उस पोर्टल में बहुत सारी सर्विसेज हैं, और उस पोर्टल को आप या ड्रॉ कर सकते हैं, 10 यूजर को देना चाहते हो। ड्रॉ कर सकते हैं अपना व्हाइट बोर्ड टाइप या पेन टाइप में ड्रॉ कर सकते हैं, ज्यादा समझ आएगी। देखो, ये रिसोर्स बैकग्राउंड में नॉइज है। ये रिसोर्स ग्रुप जो होता है आपका, एक कंटेनर मान लीजिए इसको। ठीक है, अब क्या है कि ठीक है। दो यूजर हैं, एक का नाम है एबीसी और एक का नाम है एक्स वाई हम्म। जेड। ठीक है, ठीक है। अब क्या है कि इसके अंदर देखो, यहाँ पे वीएम्स चल रही है इस तरह से, ठीक है। VM1, ये आपकी VM2, VM3, VM4। अब क्या है कि यहाँ ठीक से है। ये बंदा, इसको परमिशन है, ठीक है, इस वीएम की, ठीक और है। इसको इस वीएम की परमिशन से। तो अब क्या है ठीक है। कि
अब क्या है कि ये जो है ये दोनों एक ही कंटेनर के अंदर है, ठीक है। ठीक तो अब कोई भी जो परमिशन असाइन कर रहा हूं मैं, ठीक है, वो यहाँ पे डायरेक्टली इस तरीके से नहीं होती। जैसे आप यहाँ पे आप देख रहे हो ना, कि भी इस यूजर को ये दे दिया, इस यूजर, इसके लिए इन्होंने क्या है, सेपरेट एक चीज बना दी, रिसोर्स ग्रुप। ये क्या है, ये सब्सक्रिप्शन बेस पे काम करती है, ठीक है। जैसे कोई भी ठीक यूजर है, उसको मैं इस रिसोर्स ग्रुप को दूंगा और उसके अंदर ये सारी चीजें वो एक्सेस कर पाएगा, और ठीक दूसरे है। यूजर को मैं दूसरा रिसोर्स ग्रुप दे दूंगा, वो इस सारी चीजों को मैनेज कर लेगा। और एक सब्सक्रिप्शन के अंदर ये दो रिसोर्स ग्रुप मेरे पास चल रहे हैं, ठीक है। तो एक ग्रुप, एक एक सब्सक्रिप्शन के अंदर ये दो चल रहे हैं हमारे। तो मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ कि भाई इसको यहाँ पे डिनाई कर सकता हूँ और इसको अलाउ कर सकता हूँ। अच्छा, अब मेरा यहाँ पर सवाल है, ये जो आप रिसोर्स ग्रुप कह रहे हैं, ये ओयू टाइप की चीज नहीं नहीं, है ओयू तो, या हमारे ग्रुप्स होते हैं, वो पता नहीं यूनिवर्सल ग्रुप, ग्लोबल ग्रुप, या ये उस तरह की चीज है? नहीं नहीं, वो नहीं है, वो अलग है बिल्कुल। वो आप गलत सोच रहे हो। अच्छा, अभी हम बना के दिखाएंगे ठीक ना, है। आपको पता रहेगा। इसकी हायरार्की अभी मैं आपको हाँ, दिखा इसलिए रहा हूँ। मैंने बोला था कि इसकी इसकी मुझे ये देखो। चीजें प्रैक्टिकली देख के ज्यादा समझ आती हाँ हैं। हाँ हाँ, सही कह रहे हो। इसकी आपको हायरार्की, ये तो सब ये बात आपको बताएंगे, वीएम कैसे बनती है, सब लैब का पार्ट है। बेहतर है आप मुझे चीज करके दिखाएं, हाँ उससे मुझे ज्यादा क्लियर होगा। अगर आप थ्योरी में मुझे बताएंगे तो आपको खुद अंदाजा हो गया कि क्या चीज और समझ आ गई। हाँ हाँ हाँ, वो पीके में बोलता है ना कि यहाँ पर एक लैंग्वेज के तीन तीन मतलब हैं। सही है। देखिए अब समझाते हैं मैं आपको। ये आप देख रहे हो, जी। ये हो गया मैनेजमेंट ग्रुप। यहाँ पे कोई मैनेजमेंट का बंदा है, ये टॉप लेवल पे बैठा हुआ है, ठीक है। ठीक है। जैसे एचआर है, सेल्स है, आईटी है, अलग अलग कोई भी मैनेजमेंट हो सकता है। तो मैनेजमेंट ग्रुप है, ये एक हम्म, मैनेजमेंट ग्रुप है। इस तरह से मल्टीपल मैनेजमेंट ग्रुप हो सकते हैं। अब देखो, इसके नीचे चलते हैं सब्सक्रिप्शन। ठीक। एजूरी के अलग अलग सब्सक्रिप्शन आपने ठीक। परचेज कर रखे हैं, ठीक है। तो इस ठीक है। मैनेजमेंट ग्रुप के नीचे आएंगे पहले सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन के नीचे ठीक है। आता है रिसोर्स ग्रुप। और रिसोर्स ग्रुप के अंदर ठीक है। रिसोर्सेज होते हैं हमारे, जिस पे हम एक्चुअल काम करते हैं। जैसे कि ठीक कोई है। वीएम होगी, एसक्यूएल सर्वर का डेटाबेस हो गया, फंक्शन हो गया, या वीएम हो गया, ये सब हमारे रिसोर्सेज हो ठीक है। गए। ये रिसोर्सेज कहाँ पे बन रहे ठीक है। हैं, रिसोर्स ग्रुप के अंदर बन रहे हैं। और रिसोर्स ग्रुप कहाँ पे है, ठीक है। एज्यूरे सब्सक्रिप्शन के अंदर है। तो हमने क्या किया, अपना ठीक है। लॉगिन किया तो एज्यूरे सब्सक्रिप्शन ओपन हुआ। एज्यूरे सब्सक्रिप्शन के अंदर काम करने के लिए पहले हमें रिसोर्स ग्रुप बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने ठीक है। मान के चलते एचआर, सेल्स, आईटी, ये रिसोर्स ग्रुप बना लिया, या आपने हेल्प ठीक है। डेस्क बना लिया, कुछ और बना लिया। आपने कहा एसक्यूएल सर्वर मैनेजर्स, तो उसके अंदर एसक्यूएल सर्वर के डेटाबेस ठीक बनाए। है। तो ये एसक्यूएल सर्वर रिसोर्स ग्रुप हो गया है। ये आपका वीएम रिसोर्स ठीक है। ग्रुप है, इसमें सब वीएम बन रहे हैं। इसमें फंक्शन रिसोर्स ग्रुप मान लीजिए, इसमें ठीक है। फंक्शन बन रहे हैं, ठीक है। ठीक है। तो अब समझ में आया आपको इसकी हायरार्की क्या है। देखो, जी। रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए अच्छा। किसी ना किसी रिसोर्स ग्रुप में रखना पड़ता है हमें। और जब वो उस रखेंगे ठीक है। तभी उसका चार्ज हमें पे करना पड़ता है। ये सब्सक्रिप्शन इसलिए रखा गया है ठीक। क्योंकि इस सब्सक्रिप्शन का चार्ज अलग है। ये देखो, इसमें जो भी काम हो रहा अच्छा, है ये इसके तो अंदर हो आप रहा है। जो चार्जेस जो होते हैं वो इस अच्छा, तो रिसोर्स ग्रुप के बेस पे लगते आप जो यूजर है, हो सकता है एबीसी को एसक्यूएल पे रिसोर्स ग्रुप पे परमिशन हो, और एक्स वाई जेड को किसी और पे हो। हैं। ऐसा ही है? देखो क्या है, जब हम कोई यूजर वूजर बनाएंगे, ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन के अंदर हाँ। ऐड करेंगे उस यूजर को, ठीक है। अब वो यूजर, ठीक है, ठीक। इसको भी मैनेज कर सकता है और इसको भी मैनेज कर सकता है। एक से ज्यादा रिसोर्स ग्रुप को हम परमिशन दे सकते हैं उसके ऊपर, अच्छा। ठीक है। ठीक है। तो एक से ज्यादा सब्सक्रिप्शन के अंदर उस यूजर को ऐड भी कर सकते हैं। तो जहां जहां वो यूजर ऐड होगा, वहां वहां के रिसोर्स को एक्सेस कर पाएगा। ठीक है। ये फंडा है इसके अंदर। ठीक।
ठीक है, तो इसलिए हम बनाते हैं रिसोर्स ग्रुप। एक्चुअल में जब आप इसे करोगे तब आपको समझ में आएगा कि क्यों एक्चुअल में हम ये बना रहे हैं। अभी आपको थोड़ा सा डेमो दिखाते हैं, पहले सीधा ले चलते हैं पोर्टल पे, क्योंकि जब तक देखोगे नहीं तब तक करोगे नहीं। तो ये मैं हम्म, खोल लेता हूँ एज़्योर पोर्टल। ये देखो, एज़्योर पोर्टल को खोलने के लिए करना क्या पड़ता है, सीधा यहाँ पे लिख दो portal.azure.com। ये देखो, सीधा लिख दोगे portal.azure.com। अब क्या है कि मेरा इसमें अकाउंट बना हुआ है और मैंने यहाँ पे लॉगिन कर रखा है पहले से ही। तो जैसे मैं डालता हूँ ये अपने आप खुल जाता है, नहीं तो आपको लॉगिन मांगेगा सबसे पहले। ठीक है, ठीक है। ये देखो, ये तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लॉगिन हूँ पहले से ही, तो डायरेक्ट खुल गया पोर्टल। अब देखो ठीक। इसमें ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा है क्रिएट ए रिसोर्स, यानी कि सब्सक्रिप्शन के बाद पहले क्या क्रिएट करना पड़ता है, रिसोर्स। ये देखो क्रिएट ए रिसोर्स। ठीक है। जैसे आप क्रिएट ए रिसोर्स करोगे, देखो अभी आएगा, ये देखो न्यू आ गया। अब देखो, अब इसके अंदर जो भी आप काम करेंगे उस हिसाब से यहाँ पे चार्जेस कटेंगे। ये आपको देखो अलर्ट कर रहा है कि इतना पैसा अभी है, आप कुछ काम करने जा रहे हो, आपके पास कितना पैसा है, 6563 रुपीज है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी आप काम कर रहे हो, जैसे कि आप कोई विंडोज ले रहे हो, वर्चुअल मशीन बना रहे हो, फंक्शन बना रहे हो, डेटाबेस बना रहे हो, कुछ भी यहाँ बना रहे हो, या स्टोरेज अकाउंट बना रहे हो, तो कुछ ही किसी को भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे मान के चलते हैं, विंडोज सर्वर 2019 ले लेता हूँ, चलो नहीं। यहाँ पे सर्च कर सकते हो आप, क्योंकि ये कुछ चीजें ही दिखाता है, सारी चीजें के लिए सर्च करना पड़ेगा आपको। ये देखो, ये मार्केट प्लेस है। मार्केट प्लेस में आप कुछ भी यहाँ से चूज कर सकते हो, वो आपके रिसोर्स के अंदर ऐड हो जाएगा। जो भी चीज आप यहाँ से यूज करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह से आ जाता है। अब जैसे आप यहाँ पे कंप्यूट पे क्लिक करते हैं, चलो वेब सर्वर लेते हैं पहले से। ये देखो, यहाँ पे आ गया वेब सर्वर आपका। ये आपको दिखा देगा कितनी कॉस्ट पड़ेगी आपको। ये देखो, ये वेब सर्वर लिया, इसके अंदर ये सारी सर्विसेज, ये देखो ये सारी सर्विसेज डली हुई मिलेंगी आपको। ठीक है, और इसे एक्सेस करोगे तो ये आपको देखो 3389 पोर्ट नंबर रिमोट एक्सेस का देगा, और HTTP 80 80 80 और 443 ये आपको देगा। आप यहाँ पे क्रिएट करोगे,
वहाँ ये पर लिखा हुआ था मशीन नंबर, वो मशीन आईडी है या क्या है, वो किस चीज के लिए यूज होती है? किसके लिए? वहां पर जहाँ पर पोर्ट नंबर लिखा हुआ था उसके ऊपर मशीन नंबर लिखा हुआ था, वो किस चीज के लिए यूज होता है? मशीन नंबर एक मिनट देखता हूँ। मैंने लिया था वेब सर्वर ये रहा। आप बताइए कहाँ पे, ये कह रहे हो? ये नीचे। हाँ, ये क्या है? ये ये तो जी। ये तो आरडीपी का पोर्ट नंबर है। आरडीपी का जो पोर्ट नंबर अच्छा, होता है वो आरडीपी। 3389 होता है। ठीक ठीक। तो जैसे आपने क्रिएट किया, ये देखो अब आपसे पूछ रहा है, देखो रिसोर्स ग्रुप पूछ रहा है यहाँ पे। अभी कोई मेरे पास नहीं है, तो देखो क्रिएट न्यू करेंगे यहाँ पे। अब रिसोर्स ग्रुप का नाम मैंने लिख दिया, अब ठीक मैंने है। यहाँ पे लिख दिया, मैंने कहा वेब सर्वर्स। वेब सर्वर्स के नाम से एक मैंने बना लिया हम्म, रिसोर्स ग्रुप। ये देखो नया रिसोर्स ग्रुप के अंदर बनेगी ये मशीन। ये देखो, जब भी कोई चीज ठीक लेते है। हैं तो रिसोर्स ग्रुप के अंदर बनती है वो। अब रीजन आप यहाँ सेलेक्ट करिए ठीक है। कहाँ पे आपको किस डेटा सेंटर में यूज करना है इसको। इमेज, ये देखो ये इसकी ठीक है। इमेज आ गई, ठीक है। वर्चुअल मशीन का नाम पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपने लिख दिया हम्म। वेब सर्वर 1, ठीक है। इसके बाद यूजर नेम पासवर्ड, अब ये कुछ भी आप डाल सकते हो, तो मैं देखो यहाँ डाल रहा हूँ नीरज, और पासवर्ड admin@12345 ये डालना, ठीक है। admin@12345 मैच हो गया। तो अब देखो यहाँ पे आ रहा है, देखो ऑप्शन रिव्यू या क्रिएट, ये होता है डिफॉल्ट ऑप्शन से क्रिएट कर देना। अगर आप बताना चाहते हो वर्चुअल मशीन की सेटिंग्स क्या डालूं और ज्यादा, तो वो रिसोर्सेज और दिखाएगा आपको क्या क्या आपको चाहिए। देखो अब वर्चुअल मशीन की सेटिंग आ गई। अब देखो यहाँ पे वर्चुअल मशीन का साइज पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हो। अब देखो ये चेंज ऑप्शन इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने मार्केट प्लेसेस से बनी बनाई मशीन्स ली है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे डिफॉल्ट अपने आप आ जाएगा। देखो ये देखो ये आपकी ले रही है 2 CPU, उसमें बताया था उसने, और ये 7 GB मेमोरी। अगर आप इसके साइज को बढ़ाना चाहते हो तो ये SKU होता है, यानी कि अलग अलग टाइप के साइजेस होते हैं इसमें, ठीक है। ये देखो ये साइजेस आ गए पूरे। तो यहाँ पे आपको कोई भी साइज जो है, जो आपको सुटेबल लगता है, ये देखो डी सीरीज बी सीरीज आ रहे हैं ना यहाँ पे। जैसे आप मार्केट में जाते हो ना, कपड़ा परचेज करते हो ना, वो जी कोई भी जी। लेते हो, तो आप बोलते हो यार एक्सेल वाला दिखा दे, या बोलते हो डबल एक्सेल दिखा दे। तो वही चीज हम्म। है ये, समझ रहे हो, ये साइजेस हैं आपके वर्चुअल मशीन के साइजेस हैं। ठीक है। तो जो भी साइज आप परचेज करोगे उस हिसाब से पैसे उसमें चार्ज हो जाएंगे। अब आपने कहा डी सीरीज चाहिए मुझे, डी थोड़ा बड़ा सीरीज है, और इसमें आपने ये चूज कर लिया, सेलेक्ट किया इसे। ये यहाँ पे आ जाएगा। ये देखो ये 8 GB हो गया, पहले 7 GB था, 8 8 GB हो चुका है। देखो ये आपने साइज सेलेक्ट कर लिया, देखो D2 का। तो ये साइजेस होते हैं, ये CPU और मेमोरी इस हिसाब से बढ़ती घटती है, और चार्जेस भी घटते बढ़ते हैं उस हिसाब से। फिर स्टोरेज अकाउंट, अगर आपके पास स्टोरेज अकाउंट है, यूज करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो। देखो न्यू लिखा आ रहा है, यानी कि नया स्टोरेज अकाउंट बनेगा यहाँ पे, ठीक है। ये देखो, और तो आप नया बनाना इसका क्या चाहते हो फंक्शन? स्टोर डायग्नोस्टिक स्टोरेज अकाउंट फंक्शन स्टोरेज क्या है इसका? स्टोरेज अकाउंट का मतलब ये है कि आप क्या कर सकते हो, आप जो डेटा स्टोर करोगे वो सेंट्रलाइज स्टोर करोगे डेटा, ठीक है। ठीक तो है। अलग से एक स्टोरेज होगा जहां पे आपका जो है बैकअप कलेक्ट होता रहेगा सारा। मतलब इस मशीन को अगर डाउन भी कर ठीक। दिया, ऑफ भी कर दिया, खत्म भी कर दिया, लेकिन आपका डेटा पड़ा रहेगा वहां पे स्टोरेज के अंदर। तो आप नई ठीक। मशीन डाल के उस ठीक डेटाबेस है। को वापस एक्सेस कर सकते हो। ये इसके लिए स्टोरेज अकाउंट है। ठीक। इसके अलग चार्ज देने पड़ते हैं। देखो ये नया स्टोरेज अकाउंट बनेगा यहाँ पे। देखो ये हम्म, स्टोरेज आप बना सकते हो अकाउंट, कुछ भी नाम यहाँ पे लिख सकते हो, स्टोरेज 1। ये देखो स्टोरेज वन ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी कि पहले से मेरा बना हुआ है इसलिए आ रहा है नाम, चलो उसी को यूज कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे ये इस तरह से आएगा ठीक। स्टोरेज, जो भी आप बनाओगे ना। ये देखो यहाँ पे चूज कर लोगे, यहाँ पे एक होता है BLOB। ये BLOB बहुत लार्ज के लिए होता है। अगर आप ये ले रहे हो तो इसका मतलब आप कोई बड़ा डेटाबेस इसके अंदर रखना चाह रहे हैं,
BLOB अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को ठीक। स्टोर करता है, ठीक है। BLOB कुछ भी रख सकते हो, PDF रखना है कुछ भी रखो, मतलब मूवी रखना है कुछ भी रखो। प्रीमियम का ज़्यादा चार्ज होता है, आप देखो प्रीमियम ऑप्शन यहाँ पे कभी कभी आता नहीं है, ये यहाँ पे है नहीं डेटा सेंटर के अंदर प्रीमियम वाला ऑप्शन, नहीं तो आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो जहाँ आप रखना चाह रहे हम्म। हो वहाँ पे रख सकते हो। ये देखो लोकली रिडंडेंट स्टोरेज या जियो रिडंडेंट। लोकली रिडंडेंट में क्या होगा, उसी डेटा सेंटर के अंदर दूसरे सर्वर पे रखा जाएगा ये, जैसे मैंने आपको बताया था ना वहाँ पे कि भाई एक ही रैक के अंदर जो है 2 या 3 सर्वर रखे हैं और रिडंडेंसी चाहते हो आप, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उस डेटा सेंटर के अंदर दूसरे रैक पे अपना डेटाबेस रखोगे, इसकी एक कॉपी वहां क्रिएट हो जाएगी। तो वो लोकली रिडंडेंट होगी। जियो रिडंडेंट में क्या होगा, एक साइट से दूसरी साइट के बीच में होगा रिडंडेंसी, तो ये फेलियर से बचाने के लिए होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। ये तो ले लेगा ये ले लिया इसने। ये देखो, ये देखो स्टोरेज यहाँ पे आ गया वही वाला। अब आईपी एड्रेस, अब आप यहाँ पे क्या है, इसका एक आईपी एड्रेस क्रिएट करना चाहते हो, पब्लिक आईपी, बेसिक, स्टैंडर्ड। देखो 2 ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे। बेसिक में अपने हिसाब से लेगा वो, और स्टैटिक लेना है डायनेमिक लेना है ये चूज कर सकते हो। डायनेमिक सस्ता होता है, स्टैटिक महंगा होता है। डायनेमिक बार बार चेंज हो सकता है, स्टैटिक चेंज नहीं होता। तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। स्टैंडर्ड में कोई ऑप्शन नहीं, बेसिक में 2 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। स्टैंडर्ड में अपने हिसाब से लेगा ये। तो डायनेमिक ले लेता हूँ मैं, ये मेरे पास डायनेमिक आईपी आ जाएगा क्रिएट होकर, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पे ऑलरेडी जो है नाम लिया था वेब सर्वर 1, तो उसी हिसाब से इसने एक आईडी क्रिएट कर दी प्रीफिक्स। तो आप चाहो तो इसे चेंज कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी लिख दो, सर्च करके बता दिया है अवेलेबल, ठीक है। ये हमारा इंटरनल नेटवर्क का सबनेट आ गया, देखो 10 वाला, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको रिव्यू प्लस क्रिएट कर दो। तो हमारा एक वेब सर्वर तैयार हो जाएगा जो वर्जन 16 में होगा, 2016 में। और आईएस इसके अंदर डला हुआ मिलेगा हमें, और फिर हम उसको यूज कर पाएंगे। इसमें आप कोई और भी इस वेबसाइट मशीन के वगैरह होस्ट बनाने कर के भी सकते हो। पैसे, हम्म। अगर यूज नहीं की, सर्विसेज नहीं डाली, सिर्फ वर्चुअल मशीन ये बनाई है, अप एंड रनिंग किया, तो इसके भी पैसे कटेंगे? हाँ थोड़ा बहुत चार्ज तो कटता ही है, 2-4 रुपए तो कटते ही हैं, क्योंकि आप रिसोर्स यूज अच्छा, कर दो रहे हो चार ना। रुपए हम्म। अगर वैसे भी खाली भी पड़ी है तो भी कुछ ना कुछ कटता है। मान लो परचेज अवेलेबिलिटी चेक नहीं दे रहा, वहाँ मार्केट प्लेसेस से मना करता है ये, अवेलेबिलिटी नहीं किस है। लिए किया इसने? वो चार्जेस ज़्यादा काटेगा ना, इसमें हाँ। बैलेंस ज़्यादा कट जाएगा लगता है, इससे ऊपर ही कटेगा शायद, पता नहीं क्या है, ले नहीं रहा है, नहीं तो क्रिएट हो जाता है। आप मार्केट प्लेसेस ना लेके आप डायरेक्ट भी ले सकते हो। अवेलेबिलिटी चेक कर रहा है, या तो हमने कोटा ज़्यादा ले लिया या साइज ज़्यादा ले लिया लगता है। नहीं मार्केट प्लेस उस पर बना नहीं दे रहा है, डायरेक्ट यहीं से बना लेते हैं हम एक। तो यहाँ से देखो रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट करेंगे,
₹2750 पर मंथ है ये वाली। ये देखो अलग अलग प्राइजेज आ रहे हैं। पब्लिक पोर्ट्रेट अलाउ 3389। ये लाइसेंसिंग के लिए कहता है देखो, 49% विद लाइसेंस यू ऑलरेडी यूजिंग हाइब्रिड बेनिफिट। एज्यूर हाइब्रिड क्या करता है, आपके पास अगर लाइसेंस है तो उसको भी यूज कर सकते हो आप। तो यहाँ पे बताना पड़ेगा आपके पास लाइसेंस है या नहीं। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ लाइसेंस है मेरे पास, तो कम कॉस्ट लगती है उसमें से, तो आप अपना लाइसेंस यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप हार्ड डिस्क सेलेक्ट करोगे जो भी आप हार्ड डिस्क यूज करना चाहते हैं। ये SLA बताता है कितने % अप टाइम रहेगा। इंक्रिप्शन डिफॉल्ट, ठीक है। ये डेटा डिस्क, ये एक्स्ट्रा हार्ड ड्राइव अगर ऐड करनी है उसके लिए होता है ये। ठीक है, अभी सिंपल ही रख लो। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं नेटवर्किंग फीचर्स। ये देखो वर्चुअल नेटवर्क वीनेट क्रिएट होगा यहाँ पे, देखो सबनेट यहाँ पे 10.0.0 डिफॉल्ट, ये प्राइवेट आईपी के लिए। पब्लिक आईपी ऑटोमेटिक क्रिएट करेगा ये, यहाँ से वही है, आप असाइनमेंट चूज कर सकते हो, स्टैटिक या डायनामिक। NIC सिक्योरिटी आपकी बेसिक, एडवांस, कुछ भी चूज कर सकते हो। पब्लिक इनबाउंड पोर्ट, ये देखो ये पोर्ट आप जो आप बाहर से एक्सेस करना चाहते हो। ठीक है, ये इनकमिंग पोर्ट हो गया आपके 3389 इनबाउंड। एसोलेशन सपोर्ट नहीं कर रहा है, ऑफ है। लोड बैलेंसिंग लेना चाहते हो कि नहीं, रिव्यू प्लस क्रिएट अब बन जाएगी। वैलिडेशन पास हो गया, अब बन जाएगी। इसमें देखो ये दिखा रहा है 3.767 पर आवर, 1 घंटे के ₹3.70। ये देखो ये मशीन हमारी बन चुकी है, क्रिएट कर। तो अगर मैंने सिर्फ 4 मिनट यूज किया, 10 मिनट यूज किया, तो प्रो रेटेड कटेंगे? घंटे के हिसाब से है ना, पर आवर के हिसाब से। नहीं, लेकिन उसमें से हमने यूज ही 5 मिनट किया, तो पूरे घंटे का चार्ज करेगा या उसको प्रो रेटेड पर मिनट कर देगा? हाँ, मिनट के हिसाब से लगेंगे कुछ, इसमें मिनट के हिसाब से चलता है अच्छा, और उसमें आपका घंटे के हिसाब ठीक है। से चलता किसमें घंटे के हिसाब से? है, AWS में। अच्छा, आपने अगर 15-20 मिनट ही यूज किया तो पूरा 1 घंटे के चार्ज ले लेता है वो। ये डिप्लॉयमेंट देखो इन प्रोग्रेस दिखा रहा है अभी, जब ये डिप्लॉय हो जाएगा तो ये टिक लगा आ जाएगा सबको। आज मैं एक काम करता हूँ, आपका अकाउंट बनवा देता हूँ जिससे आप प्रैक्टिस थोड़ी बहुत कर लोगे इस पे। तो आपको 1 महीने का जो सब्सक्रिप्शन इसमें फ्री मिलेगा, और उसमें आपको शायद $200 के आसपास कुछ मिलेंगे आपको यूज करने के लिए। हमें 5 मिनट तक बंद करना पड़ेगा क्योंकि मुझे निकलना है। तो मेरा ये दिल है कि अकाउंट मैं खुद बनाने की कोशिश करूं, जहां पर आप मुझे अगर एक स्टेप्स भेज देना कि इस तरीके से अकाउंट बनते हैं, तो मैं खुद बना के आपको कल दिखा दूं। ठीक है, आज ठीक है। मेरा स्केड्यूल तो टाइट है, लेकिन फिर भी मेरी यही कोशिश होगी, अगर आप मुझे स्क्रीनशॉट्स भेज देंगे तो मैं खुद बना लूंगा। ठीक है, ठीक है, मैं आपको कोई ये लैब? ये मैं आपको भेज देता हूँ अभी, क्योंकि ठीक है। दूसरा मैंने आपको ये बताना था कि ये मैं आपको इस साथ लिंक शेयर कर रहा हूँ।
इनका नाम नहीं मैं बोलूंगा। ओके। ट्रेनर तो बहुत बकवास है इनके, सवाल आप पूछ नहीं सकते और 5 मिनट तक आप सो जाओगे। वो खुद ही पढ़ाते हैं और खुद ही सवाल पूछते हैं और खुद ही सवाल का जवाब देते हैं। अच्छा। ठीक है। लेकिन जो लैब मैनुअल है ना, बहुत आउट क्लास है ट्रेनिंग क्वालिटी के हिसाब से। अच्छा। बहुत अच्छी नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट के मॉक के बराबर नहीं है, हम्म, लेकिन लैब मैनुअल अच्छी है। अच्छा। मुझे जो है ना, आपने तो अपनी तरफ से पूरी एफर्ट की है, आई अप्रिशिएट, लेकिन हर स्टूडेंट की समझने की एक कैपेसिटी होती है। जी सर। मुझे अगर आप 5 मिनट से ज्यादा बोलोगे तो मुझे वो कुछ ना कुछ और समझ आएगा। ये तो है। जैसे मैंने आपको ओयू की एग्जांपल दे दी, क्योंकि मैंने वो चीज देखी नहीं है। कुछ लोग देख के समझते हैं, कुछ लोग सुन के समझते हैं और कुछ फील करके समझते हैं। अलग अलग। एक आदमी ने आज तक, अलग अलग है, टच ही हम्म नहीं किया, उसको पता ही नहीं गर्म क्या होता है ठंडा क्या होता है। आप उससे कहते हो कि आग गर्म होती है, हम्म जब तक वो प्रैक्टिकली फील उसको नहीं हाथ नहीं करेगा। लगाएगा उसको पता चलेगा कि ये चीज गर्म है। हम्म तो मुझे जो ट्रेनिंग चाहिए ज्यादा, ये मेरी जो एक्सपेक्टेशन है, जो जितने भी मैंने कोर्सेज करने हैं वो इस लैब मैनुअल के हिसाब से है जी। कि मुझे ये सिर्फ लैब करनी आनी चाहिए। मुझे 5 मिनट की आपने थ्योरी बता दी, वर्क ग्रुप क्या होता है, डोमेन क्या होता है, इसमें फायदा क्या है, इसमें नुकसान क्या है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या है, दैट्स ऑल। हम्म ये आपने मुझे 5-6 मिनट में बता दिया, 10 मिनट में बता दिया, दो दो पॉइंट बता दिए, दैट्स ऑल। अब मुझे डोमेन बनाना कैसे है उसके ये स्टेप चाहिए। अच्छा समझ ठीक आ है, रहे तो हैं? एक काम तो करूंगा ना। जो मैंने आपको, मैं आपके लिए बना दूंगा स्टेप। हाँ, जी, स्क्रीनशॉट ले लेके बना दूंगा। हाँ, तो ये जो है आप अगर इसमें देखेंगे, मैंने आपको एमसीएससी के कुछ टॉपिक्स भेजे हैं, हम्म आइस का जी, फेल ओवर, कुछ इस तरह के। हम्म वो टॉपिक मुझे इस लैब के हिसाब से समझने हैं। या तो आप मुझे इस लैब के को करवा दें, हम्म या आप अपनी लैब बना के मुझे करवा दें, जैसे आपको है, क्योंकि मैंने करना है। ठीक है ठीक है। लेकिन मेरा टाइम बहुत बाउंड है, मैं कुछ और प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रहा हूँ, जी। आगे चल के आपके साथ भी शेयर करूंगा। हो हम्म सकता है हम लोगों की केमिस्ट्री और अच्छी बनती है तो फिर आपको भी काम देंगे। तो ठीक है। मुझे ये लैब का पीछे, यानी मिसाल के तौर पे ग्रुप पॉलिसी किस लिए लगाई जाती है, इसका हम्म फायदा क्या है, हम्म इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका हम्म, लिमिटेशन क्या है, और ये रियल लाइफ में किस हिसाब से चलती है। ठीक है। ये 5-6 मिनट की थ्योरी बता के 2-3 पॉइंट लिखवा के, ग्रुप पॉलिसी ओयू पे कैसे लगती है ये स्टेप है, हम्म डोमेन पे लगती है ये स्टेप है, हम्म साइट पे लगती है ये स्टेप है। अगर साइट पे लगाऊंगा तो ओयू और डोमेन पे असर होगा या नहीं होगा, डोमेन पे लगाऊंगा तो साइट पे और ओयू पे होगा या नहीं होगा, हम्म उसके इनहेरिटेंट कैसे काम करते हैं, हम्म ब्लॉक इनहेरिटेंट, ये प्रैक्टिकल स्टेप है, दैट्स ऑल। मुझे ये, यानी ये चीज मुझे चाहिए। थ्योरी जो आपने ऑनेस्टली बताई है, आपने बहुत मेहनत की है, लेकिन मुझे 2% समझ आई, हम्म, क्योंकि मुझे मुझे नहीं समझ आएगी। ठीक है। तो कोई बात। वो इस चीज का थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। आप सब्सक्रिप्शन किया तो स्टेप्स मुझे भेज दें, मैं एक दफा प्रैक्टिकली कर दूंगा, हम्म आपको कल दिखा दूंगा। और जो टॉपिक मैंने आपके साथ एमसीएससी के शेयर किए हैं, वो आप इसमें से देख लें। हम्म आप देख लें कि आपने मुझे इस लैब में से वो करवाने हैं हम्म या आपने अपनी स्क्रीनशॉट से करवाने हैं। ठीक है। ठीक है। अच्छा, दूसरा, हम्म अब क्योंकि मेरे पे ये डिसीजन आएगा कि मैंने अजूर के एडमिनिस्ट्रेटर पे जाना है या मैंने वीएम वेयर वाला जो आपने बोला है उस पे जाना है। हम्म तो मुझे इस तरह के स्टेप चाहिए। वो स्टेप मुझे कहाँ पर मिलेंगे, अजूर एडमिनिस्ट्रेटर में मिलेंगे या वीएम वेयर में मिलेंगे? जहां पर मिलेंगे मैं वो वाला कोर्स लूंगा, नहीं तो आपकी एफर्ट जाया हो जाएगी, आपकी एफर्ट भी जाया हो जाएगी, मेरा टाइम भी जाया हो जाएगा। नहीं, मैंने या तो आपके लिए देखो ना, 100 से ज्यादा स्लाइड मैंने तैयार की है आपके लिए। ये देखो, देख रहे हो ना, एक एक। वो आपकी एफर्ट है ना, क्योंकि मुझे, जी। जी जी, मुझे पता है आपकी बात का, लेकिन मुझे थ्योरी से समझ नहीं आती। मैंने एक एक चीज की वो आपने, आपकी एफर्ट जाया हो एक एक चीज की आपकी, मतलब अगर आप इसे पढ़ोगे ना, कसम से कह रहा हूँ मैं, एक एक चीज मैंने इसमें दिखाई है, वो स्नैपशॉट ले लेके आप बनाया है पूरा। ये देखो, जाएगी। ठीक है। कहाँ पे आपको ठीक। देखो, कहाँ आपको देखो एज्यूर सर्विस मिल रही है, कहाँ पे आपको मार्केट प्लेसेस दिखाई देगा। ठीक है। आपके प्लान क्या है, मतलब पूरा, मतलब मैंने आपके लिए पूरा तरीके से बनाया है ये। अगर आप इसे पढ़ोगे नहीं तो मुझे थोड़ा ठीक है। सा तो अब,
नहीं नहीं, मैं पढ़ूंगा, ऐसी बात क्योंकि नहीं है। एक्चुअल में आप ये वास्तव में लैब को इसमें देख थ्योरी लें। का पार्ट ज्यादा है। मैं चाह के भी इसमें मतलब बता नहीं पा रहा आपको, क्योंकि ये फंडामेंटल में थ्योरी ही ज्यादा डाल रखी है जी जी, इन्होंने। अगर आप आगे का वो वो पढ़ोगे ना मेरी मुझसे लक तो है। मैं प्रैक्टिकली पूरा बताऊंगा, क्योंकि इसमें ना पूरा किस में? फंडामेंटल क्लियर किया हुआ है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव में ज्यादा हाँ, प्रैक्टिकल हाँ, है। उसमें प्रैक्टिकल है। इसमें थ्योरी ज्यादा समझाई है, उसमें तो अच्छा, सीधा लैब ही लैब आपको कराऊंगा। उसमें तो कुछ नहीं है, वो उसमें तो ठीक है। स्टेप्स। अब आपने ये, जी। हाँ, इसमें अब आपने, क्योंकि हो सकता है मुझे दो कोर्सेज एट ए टाइम करने पड़े, एक जो एमसीएससी के टॉपिक मैंने बोले हैं, और एक अजूर या वीएमवेयर वाला। तो ये आप एक लैब मैनुअल देख लें अपने हिसाब से। मुझे इस तरह के लैब विद कॉन्सेप्ट चाहिए, दैट्स ऑल। नहीं नहीं, लैब तो मैं वो आपको आप स्टेप बाय किसमें स्टेप बना पहले, दूंगा आपके लिए। आपको दिक्कत नहीं होगी, बस मैं आपको वीएमवेयर बता में दूंगा भी, यहाँ क्लिक करना है, यहाँ क्लिक करना है, यहाँ क्लिक करना है। इस टाइप के मैं आपके ना जल्दी से बना दूंगा। वीएमवेयर में हम्म। वीएमवेयर में भी। हाँ, बना दूंगा। देखो आप बोलोगे तो मैं करा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बना दूंगा आपके लिए मटेरियल। हाँ, टाइम तो मेरा थोड़ा लगेगा, पर हाँ, मैं मटेरियल बना मुझे, दूंगा आपके लिए। हाँ, उससे मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी जो रिक्वायरमेंट है कि हर कोर्स की तकरीबन 20 लैब, दैट्स ऑल। 20-25 लैब, पूरा के कोर्स के सारे टॉपिक नहीं, लेकिन कुछ अच्छी क्वालिटी के जो एक इंजीनियर्स को पता होने चाहिए हम्म, कॉन्सेप्ट। हम्म। 500 पेजेस की तो नहीं आप वो थ्योरी उसमें कवर कर सकते, लेकिन जो अच्छी लैब्स हैं वो कर लीजिएगा। तो आज फिर हम यहाँ पर स्टॉप करें। आप मुझे वो उसके सब्सक्रिप्शन के स्टेप्स भेज दीजिएगा, मैं आज बना लूंगा। ठीक है, ठीक है। ये देखिए मैंने ठीक है। बनाई थी ना और अभी कल वीडियो। का वो मैं, कल हम्म, हमने शायद जल्दी। ये देखो, बस जी आपको यहाँ पे गो जी टू जी, बोले। रिसोर्सेज करना है, और ये आपको सारी चीजें दिखा देगा। देखो यहाँ जी, पे, ये देखो, ये बन गई। यहाँ पे देखो आपको ठीक है। पब्लिक आईपी मिल अभी गया। ये हमारी मशीन बन गई है। हम्म। जी। अभी हमारी मशीन बन गई हाँ, है। बन गई है। ये मशीन बन गई, दिख रहा है ना आपको? ठीक है। ये देखो, जी जी ये आपका जी देखो जी। पब्लिक आईपी मिल गया। ये हमारे वर्चुअल नेटवर्क वी नेट का ठीक है। नाम आ गया। वर्चुअल नेटवर्क का नाम आ गया। ठीक ठीक है। है। और देखो यहाँ पे ठीक है। आपकी स्टेटस रनिंग में दिखा रहा है, लोकेशन दिखा रहा है, हमारा ठीक। सब्सक्रिप्शन कौन सा चल रहा ठीक है है। ये दिखा रहा है। ठीक है। ठीक है। और ये देखो वर्चुअल मशीन की आप डिटेल दिखा रहा है, जो जो हमने चीजें ली थी वो सारी यहाँ पे आ रही है। देखो साइज देखो, एस ठीक क्यू है। एस क्यू ए यू कहते हैं इसको, एस के यू साइज को। तो वो बता रहा है आपको। ठीक है। वर्चुअल मशीन, वर्चुअल सीपीयू कितने आ रहे हैं, रैम कितनी ली है हमने, हार्ड डिस्क हमने देखो जो ली है वो कौन सी हार्ड डिस्क ली है हमें। ठीक है। और यहाँ पे हम्म। इसके बाद देखो, ये रिस्टार्ट करना है कनेक्ट। अब कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, देखो आरडीपी लेना है इसका, आरडीपी। अब देखो ये आरडीपी आ गया, हम्म। ये पब्लिक आईपी आ गया। डाउनलोड आरडीपी फाइल, ये देखो अब ये आरडीपी फाइल आ गई आपके पास। क्लिक किया आपने इस पे, जी। ये देखो कनेक्ट। ये देखो अब नीरज कुमार, ये है ना, देखो यहाँ पे जाओगे मोर चॉइसेस, और यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा नीरज, और इसका पासवर्ड। ये देखो एंटर करेंगे। यस, ये वर्चुअल मशीन आपकी खुल के आ ये जाएगी। स्टेप मैंने, ये आरडीपी वाला स्टेप मैंने मिस किया काइंडली, क्योंकि मुझे एक मैसेज आ गया था, ये मुझे करना दिखा था। मशीन मुझे समझ आ गई, बन गई है और दिख रही है। आरडीपी हमने कहाँ से किया इसको? बताता हूँ। ये आपकी मशीन बन गई है। ठीक है, वर्चुअल देखो दोबारा से दिखा। ठीक है। ये यहाँ पे देखो डिप्लॉयमेंट कंप्लीट ठीक है। हुआ था। गो टू रिसोर्सेज, ठीक है। ये आ ठीक गई। है। अब देखो यहीं पे कनेक्ट ऑप्शन आता है, यहाँ पे क्लिक करोगे आप, ठीक देखो है। आरडीपी सेलेक्ट करेंगे आप। ठीक है। आरडीपी की यहाँ पे देखो, ये पब्लिक आईपी आ गई। पोर्ट नंबर 3389 होता है ठीक है। आरडीपी का। डाउनलोड आरडीपी ठीक है। फाइल, ये ठीक देखो, है। क्लिक करोगे ये ठीक है। डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद यूजर नेम पासवर्ड डालोगे तो ये एक्सेस कर सकते हो आप इसको। हम्म। कनेक्ट, ठीक है। पासवर्ड डाल दो, एक्सेस हो जाएगी। ये आ गई आपकी मशीन, ये देखो एक्सेस होके आ गई आपकी। ठीक है। अब जब भी मैंने इसको आरडीपी करना है, तो क्या ये आरडीपी का आइकॉन मेरे डेस्कटॉप पे बना बनाया होगा, या मुझे हर दफा वो डाउनलोड करना पड़ेगा? नहीं नहीं, वो तो आपने देखो एक बार डाउनलोड कर लिया तो आपके पास रहेगा वो। ठीक है। देखो आपकी मशीन है ये, ठीक। मैंने डाउनलोड में गया, ठीक है। ये देखो आरडीपी, ये देखो यहीं आ गया ना। इसे आप डेस्कटॉप पे रखिए, ठीक है। कॉपी करके, कॉपी, ठीक। और ये ठीक। डेस्कटॉप पे पेस्ट कर दीजिए, यहाँ आ गए।
डबल क्लिक करोगे, ये देखो कनेक्ट, ठीक है। ठीक, समझ आ हाँ, गई। डाल दो, एक्सेस हो जाएगी मशीन। यस। तो मुझे यही स्टेप्स चाहिए कि आज हमने 2 टॉपिक किए हैं, फॉर एग्जांपल सब्सक्रिप्शन कैसे बनाते हैं, हम्म। और 3 टॉपिक हो गए, सब्सक्रिप्शन कैसे बनाते हैं, वर्चुअल मशीन कैसे बनाते हैं, आरटीपी क्या करते हैं। तो ये 3 टॉपिक हैं, मुझे 2-2 मिनट की उसकी थ्योरी चाहिए, प्रैक्टिकल के स्टेप्स चाहिए, दैट्स ऑल। ठीक है, मैं आपको स्टेप बना के भेज दूंगा। ठीक है, कल इंशाल्लाह फिर बात होगी। विश यू गुड लक। ठीक है, तो मैं आपको स्टेप भेज देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए। ठीक, थैंक यू ओके। सो मच, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू।